हाँ जी, देखिए, तो आज के क्लास में जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज ऑल अबाउट योर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब आखिर ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता क्या है और इसका हमारे पर्टिकुलर मैग्नेटिज्म में या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो आप डिस्कस करो उसमें यूज क्या है। देखो, जैसे हम लोग है ना गॉसेस थ्योरम पढ़े थे कि अगर किसी चार्ज का एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आप गॉसेस थ्योरम लगाते हैं। और गॉसेस थ्योरम तुमको क्या बोलता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आप फ्लक्स कहते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, वहां सरफेस का बात हो रहा, हम बार बार बोल रहे हैं सरफेस, तो वहां पे जो क्लोज्ड सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, बस उसी तरह से बिल्कुल वैसे ही कॉपी पेस्ट करके आप समझ सकते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ तुमको ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर पाथ पे, जैसे वहां सरफेस लेते थे नाम था गॉसियन सरफेस, उसी तरह यहां अगर आप कोई क्लोज्ड पाथ लेते हैं पाथ, उसको हम लोग कहते हैं एम्पीरियल लूप। कोई भी क्लोज्ड लूप में अगर हम लोग बी फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल मतलब पाथ पे इंटीग्रेशन होगा, अगर हम लोग बी फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे किसी भी क्लोज्ड पाथ पे तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर क्लोज्ड पाथ से जो नेट करंट निकल रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड over any closed path will be equals to mu naught times of net current threading निकलना, threading through that closed path, through that closed path। सर क्या लिखा हुआ है, देखो एम्पियर का जो सर्क्यूटल लॉ वो तुमको ये कहता है कि अगर आप बी फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेंगे, लाइन इंटीग्रल मतलब बी फील्ड और लाइन के स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट का डॉट प्रोडक्ट over any closed path then it will be equals to mu naught times of net current, mu naught times of net current threading मतलब निकलने वाला, mu naught times of net current threading through that closed path, this is called ampere circuitous law। लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लाइन इंटीग्रल पढ़े, याद कीजिए E डॉट डीएल। आज है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल B डॉट डीएल ओवर एनी क्लोज्ड पाथ के लिए यहाँ एक सर्कल लगा हुआ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, जो नेट करंट निकलेगा उसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होगा। तो इसका यूज करके हम लोग एक से एक है ना बहुत टिपिकल डेरिवेशंस को इजी वे से करने वाले, और बहुत अच्छा सेक्शन भी आपके पास है ओवरऑल डिस्कशन के लिए। लेकिन आपको फंडामेंटल समझना चाहिए कि हाँ, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट थ्रेडिंग, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट थ्रेडिंग। तो ये तरीका है आपके पास क्वेश्चंस को मतलब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को है ना डिफाइन करने का, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए आपके पास सबसे पहला चीज ये उसका बेसिक डेफिनेशन जो आपके सामने फिर से लिख दिया गया है कि B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I where I stands for total current algebraic sum of crossing the area, जो भी टोटल करंट हमारे किसी एरिया को क्रॉस कर रहा है उसका अल्जेब्रिक सम लेना है। अब देखो जैसे इस केस में क्या होता है कि मान लो जैसे हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स को आप समझिए। मान लीजिए जैसे मेरे पास ये एक वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और ये है क्लोज्ड पाथ, तो अगर आप इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएंगे तो B डॉट DL का जो वैल्यू होगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I होगा। बहुत बार तुमको करंट ऐसे दिख जाता है, बहुत इजी होता है,
लेकिन मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने ये दो करंट दिखा रहे हैं, क्रॉस से दिखा रहे हैं, एक डॉट से दिखा रहे हैं, और मान लो एक क्रॉस से दिखा रहे हैं। ये क्रॉस वाला करंट है 2i, ये डॉट वाला करंट है i, और ये क्रॉस वाला करंट है सपोज 4i। अब आपके पास ये क्लोज सरफेस और ये क्लोज सरफेस, दो क्लोज सरफेस ले। अगर हम तुमसे बोल दे कि भाई इस क्लोज सरफेस के ऊपर, इस क्लोज सरफेस के ऊपर लाइन इंटीग्रल बताओ, तो b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, बोलो तो क्या होगा? 6i होगा, 6i होगा। और अगर हम लोग इस सरफेस के ऊपर ले ले, सरफेस गलत बोल रहे, पाथ बोलना चाहिए, b डॉट dl दैट इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 3i के बराबर होगा। तो आपको हमेशा नेट करंट जो थ्रेड करता है सरफेस से, उस पर रिलाई करना है, यही आपको है ना चीज सिखाया जा रहा है। एक और अच्छा एग्जांपल देखें जिसका आंसर आप देने का कोशिश करें। इस फिगर पे गौर करें, इस फिगर पे गौर करें। एक लूप L1 है, एक लूप L2 है, एक लूप L3 है। आप जरा सोच के बताओ, अगर हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं, b डॉट dl लेते हैं L1 लूप के ऊपर, तो बताओ ये म्यू नॉट टाइम्स कितना होगा? i2 minus i1। ये लूप L1 पे देख लो सब कोई, i1 बाहर निकल रहा है और i2 नीचे जा रहा है। i2 minus i1। ठीक है, अच्छा i2 माइनस i1 लिखे या i1 माइनस i2 लिखे? हम ऐसा इसलिए सॉरी सर, i1 minus i2। हाँ, हम ऐसा आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको ये एरो कुछ बता रहा है कि हाँ भाई आपको लाइन इंटीग्रल किधर लेना, तो इधर लेने का मतलब करंट ऊपर निकलना चाहिए ना। यस सर, यस सर। तो ऊपर वाला करंट बड़ा है, मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर, यस सर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे i1 माइनस i2। इज दिस क्लियर? अच्छा, उसी फिगर पे b डॉट dl लगाओ और लूप 2 चूज करो। अब बोलो क्या लिखोगे? i1 plus i4। लूप 2 चूज करो, बोलो बोलो। i1 इससे भी है, i4 माइनस i2, बोलो सही है? हाँ सर, i1 plus i4 minus i2। i1 प्लस i4 माइनस i2। ठीक है, अच्छा चलो जरा सोच के बताओ, अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल लेंगे, b डॉट dl लेंगे थर्ड लूप के लिए, तो थर्ड लूप के लिए व्हाट इज योर आंसर? जीरो। उससे कोई करंट एसोसिएटेड नहीं है, उससे कोई करंट एसोसिएटेड नहीं है। तो जब तक उससे उसके अंदर से कोई करंट पास नहीं करेगा, आपके b डॉट dl का वैल्यू 0 आएगा। और एक चीज देखने वाली बात है कि जो करंट बाहर है उससे हमारे b डॉट dl को कोई मतलब नहीं है। क्या बोलता है, समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? Yes sir। आउटसाइड करंट such as I3 does not use in एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में जो बाहर वाला करंट है उसका कोई रोल नहीं होता। आई होप सो यहाँ किसी को तक कोई डाउट नहीं ना? हाँ सर। नो सर। अब आगे है इसका एक छोटा सा प्रूफ कि आखिर इस पर्टिकुलर लाइन इंटीग्रल का जो आप वैल्यू लिख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, इसको प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ ये ऐसा होता है, और ये स्कूल के लिए तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए भाई थोड़ा सा छोटा सा एक प्रूफ है, उसको आप कर लीजिए। आपके पास है एक एम्पीरियल लूप, इसको कहते हैं एम्पीरियल लूप। ये जो आपको लूप दिखाई देता है जो करंट को इनक्लोज करने का, करंट को सर्कल करने का काम करता है, उसको कहते हैं एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप, मान लीजिए इस एम्पीरियल लूप से एक स्ट्रेट वायर है जो है ना एक आई करंट को कंटेन करता है और उस एम्पीरियल लूप के बीच से गुजरता है। एम्पीरियल लूप का अपना रेडियस है r, और जब आप इस करंट I को ऐसे लीजिएगा तो I जो है वो फिंगर देखिए, फिंगर I ऊपर है, तो क्या ये फिंगर मेरा इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज? हाँ सर, yes sir। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन कट करेंगे तो जो dl का डायरेक्शन होगा, क्या उसी के डायरेक्शन में टेंजेंट की तरफ बी फील्ड भी होगा?
Yes, sir. कहीं भी सपोज आप यहीं पे एक पोर्शन कट करते हैं तो जो हमारे डीएल का डायरेक्शन होता है क्या उसी डायरेक्शन में हमारा बी फील्ड भी होता? Yes, sir. अच्छा, आपको पता है ऐसा बात करने के पीछे का कारण क्या है? ऐसा क्यों बात किया जा रहा है? डीएल और बी को क्यों दिखाया जा रहा है पैरेलल? क्योंकि एक तरह से आप ये समझे कि जो आप लाइन इंटीग्रल निकालते हैं वो बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो नियम पूर्वक जाओगे तो डीएल का डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब उसमें कॉस थीटा आएगा। जब तक आप थीटा का डिसीजन नहीं रखेंगे तब तक आप कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? हम बार बार बोल रहे हैं कि जो डायरेक्शन डीएल का है वही डायरेक्शन बी का, इसका मतलब दे आर पैरेलल, सो थीटा बिकम 0। इज दिस क्लियर? चलो देखो, considering any circular एम्पीरियन लूप, कोई एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले लिए। सो जो हमारे बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल आप इसके ऊपर लिखिएगा क्लोज पाथ पे, आप लिखिएगा बी डीएल और साथ में cos 0 डिग्री। इसी जीरो के लिए आपसे बात की जा रही थी कि जीरो क्यों? जीरो इसलिए क्योंकि डीएल और बी दे आर पैरेलल, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज जीरो। हाँ, तो आप यहाँ पे किसी स्ट्रेट वायर का बी फील्ड का वैल्यू बोलो, क्या आर डिस्टेंस अवे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर होगा? हाँ सर। हाँ सर। इसमें से म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर बाहर। बताओ जरा, डीएल का अगर हम क्लोज्ड पाथ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होगा? 0 से 2 पाई 2 पाई आर होगा। हाँ 2 पाई आर होगा, वही 0 से 2 पाई आर। 0 से 2 पाई आर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कारण है ना कि यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना तो वो हमेशा क्लोज्ड की तरह ही इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको बताना है। तो अगर आप क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 पाई आर पूरा लिखेंगे, जीरो, अब लिमिट नहीं पुट करेंगे। देखिए ये साइन नहीं होता ना, ये सर्कल वाला क्लोज पाथ वाला साइन नहीं होता ना, तब लिमिट लिखते, लेकिन लिमिट का यहाँ लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है पूरे पाथ पे इंटीग्रेशन करना है। तो पूरे पाथ पे इंटीग्रेशन करेंगे 2 पाई आर आ जाएगा, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। ये आर कटा और ये 2 पाई और 2 मिलके 4 पाई कटा, तो तुम्हारे सामने बचा है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। यही तो था एम्पियर सर्किट लॉ कि जब हम लोग बी का लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ पे लेंगे देन इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट रीडिंग। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So this is a simple proof of एम्पियर सर्किट लॉ कि जो आप एम्पियर सर्किट लॉ सुन रहे हैं कि बेफील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ पे म्यू नॉट आई होता, वो वाकई सही है और इसका प्रूफ आपके सामने है। अब चलिए भाई, प्रूफ भी आ गया, एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है ये भी बेसिक तौर पे समझ में आ गया, उसमें करंट हम लोग क्या लेते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हमारा काम है इसका एप्लीकेशन कि आखिर अगर हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ रहे हैं तो आखिर इसका यूज क्या है। देखिए 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक है एक्चुअली बोलो तो 4। एक है हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो तुम लोग इंटीग्रेशन से निकाल के रखा था, फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर, याद आया? यस सर। लेकिन उसके निकलने के पीछे का हिस्ट्री याद करो। सबसे पहले हम लोग एक सर्टेन पोर्शन लिए थे, उसमें पूरा एक डिफिकल्ट सा कैलकुलस इन्वॉल्व किए थे। तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, बोलो सही है? Yes, sir. और फिर इनफाइनाइट वायर के लिए फाई 1 और फाई 2 दोनों 90 पुट किए थे, तब फॉर्मूला आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई डी। इज दिस क्लियर? हाँ सर। तो उतना सारा इंटीग्रेशन का कॉम्प्लिकेशन झेलने के बाद आपको एक जनरल फॉर्मूला मिला और जनरल फॉर्मूला में फाई का वैल्यू 90 पुट करके आपको इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला मिला था। लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ में अगर आप जाएंगे तो मुश्किल से 3 से 4 लें। आप जरा गौर कीजिए, आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट हो रहा है और आप चाहते हैं उससे r डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना। आप अगर r डिस्टेंस अवे वायर से
वायर से आर डिस्टेंस अवे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना चाहते हैं तो आर रेडियस का एक एम्पियर सर्क्यूटल एम्पीरियन लूप ले लीजिए। एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर, आप एक एम्पीरियन लूप ले लीजिए रेडियस आर। अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, आप उस पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा रहे हैं। भाई देखो B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, यही तो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब जरा गौर करो, फिर से जरा गौर करो, फिर से गौर करो। अगर आप इस पर्टिकुलर लूप में कोई भी स्मॉल पोर्शन लेते हैं जिसका लेंथ है dl, तो जो हमारे dl का लेंथ है, हमारा बी फील्ड भी टेंजेंशियल होने की वजह से बी फील्ड का डायरेक्शन और dl का डायरेक्शन सेम है, तो b और dl के बीच का एंगल कितना? 0 सर। जीरो। सर। Since B and dl are parallel, so theta will be equals to 0 degree। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखे हैं B into dl साथ में है cos 0 is equals to म्यू नॉट। क्या यहाँ पे नेट करंट में हम लोग सीधा सीधा I लेके चले? यस सर। B इसमें बाहर कर लो, B इसमें बाहर कर लो, dl का इंटीग्रेशन करो म्यू नॉट इंटू आई। बताओ जी dl का इंटीग्रेशन पूरे क्लोज्ड पाथ पे dl का इंटीग्रेशन कितना? 2 पाई r which is equals to म्यू नॉट इंटू आई। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं b is equals to म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई r। बोलिएगा तुरंत सर ये फॉर्मूला थोड़ी ना है सर, फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। तो कर ले यार, यहाँ 2 पाई की जगह 4 पाई करेगा, यहाँ 2 लग जाएगा। तो आपके पास इनफाइनाइट वायर का बेफील्ड आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। बस इतना ही सिंपल सा डेरिवेशन, ठीक है। तो कभी भी अगर स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपसे पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू कितना, बोलो जरा फटाक से। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है और आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से बहुत इजी गोइंग आराम से निकाल सकते। आइए चलिए अगला बढ़िए। सॉलिनोइड, ठीक है। सॉलिनोइड में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता क्या है? पहले सॉलिनोइड आप जनरल भाषा में बोलो तो स्प्रिंग देखे आप लोग? स्प्रिंग जो आप स्प्रिंग देखे हैं वही है ना सॉलिनोइड है। अगर आपका स्प्रिंग किसी वायर का बना है और उस वायर में अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो जो भी वायर में करंट फ्लो करेगा, देखो यहाँ पॉजिटिव से करंट इंटर किया, घूम के नीचे से बाहर आया, फिर इंटर किया, फिर घूम के बाहर आया, मतलब हर बार ऊपर अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, ऊपर अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, ऊपर अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है। क्या हर एक टर्न एक सर्कुलर लूप है जिसमें ऊपर में करंट अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है, ऊपर में करंट अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है। जरा दौड़ा लो अपना राइट हैंड का फिंगर घुमा लो, ऊपर अंदर नीचे बाहर, क्या थंब आएगा लेफ्ट की तरफ? यस यस। सब कोई अपने राइट हैंड को बिजी रखिएगा भाई, ध्यान रखिए, मेरे बोलने से मत जाइए, आप करते रहिए, देखिए आपको इंटरेस्ट और डेवलप होगा और ज्यादा चीजें। हम बोल रहे करंट अंदर जा, देखो प्लस है ना, करंट अंदर गया, फिर नीचे बाहर, ऊपर अंदर नीचे बाहर, ऊपर अंदर नीचे बाहर। तो अगर आप फिंगर को ऊपर अंदर और नीचे बाहर करेंगे आपका थंब आएगा लेफ्ट की तरफ, बोलो सही है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई करंट आई इंटर करा और घूम घूम के यहाँ से अगर वही आई करंट बाहर आया, तो इस आई करंट के एग्जिस्ट करने की वजह से इस सॉलिनोइड, जिसको सॉलिनोइड कहते हैं, इस सॉलिनोइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, बोलो सही है? बिकॉज इसके राइट फेस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये मैग्नेट का साउथ पोल की तरह काम कर रहा है।
और बिकॉज इसके लेफ्ट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. तो हर एक सॉलिनॉइड जिसमें करंट फ्लो करेगा, याद रखना वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। उसका एक फेस साउथ पोल और दूसरा फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अब अपना काम क्या है? ये तो सॉलिनॉइड का एक इंट्रोडक्शन था कि सॉलिनॉइड क्या है, क्या होता है, सामने है। ठीक है, इसमें करंट दौड़ा दे। आप है ना घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत इजी। आप है ना वायर लीजिएगा, वो है ना खुला वायर नहीं लीजिएगा, जैसे ऊपर से कोटिंग वाला वायर होता है ना, वैसा ले लीजिए। कोई वायर ले लीजिएगा जनरल, उस पर प्लास्टिक कोटिंग होना चाहिए। अब देखो ना ऐसे दिखाया, आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या ये वायर दिख रहा है? ये वायर बस ऐसे ऐसे कोई ले लेना चीज और उसके ऊपर ऐसे लपेट देना, ये बन गया एक सॉलिनॉइड। ओके, थोड़ा लंबा बना लेना, ठीक है। और उसमें करंट को फ्लो कराना, बगल में एक है ना आयरन का निडल रखना या दूसरा मैग्नेट रखना, तुमको पता चलेगा कि हाँ वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। एकदम तुम उसको फील कर सकता। आयरन निडल रखेगा, हवा में रखेगा, वो अपने से है ना घूम फिर के उसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये दिखाएगा कि हाँ वहां एक मैग्नेटिक फील्ड। छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट है, घर में कीजिएगा, मजा आता है, साइंस पढ़ने में और अच्छा लगता है। अब देखिए हमारा काम क्या है कि अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखना जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत गौर से देखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम लोग बहुत गौर से देखना। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हो, एकदम सिस्टमैटिक, दे ऑल आर पैरेलल विथ इक्वल स्पेस्ड। यस सर। हाँ इसका मतलब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। Yes, sir. यस सर। और बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो काफी एक दूसरे से दूर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी एक दूसरे से दूर है, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट तुम मान के चलो जीरो है, नेग्लिजिबल है कंपैरिजन टू अंदर। अंदर में फील्ड लाइंस दे आर वेरी क्लोज एंड डेंस आल्सो, दैट्स व्हाई अंदर का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होता है। हम लोग जनरल केस में तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो अब अपना काम है इसके अंदर में एक पॉइंट चुने और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए भाई ठीक है, आप अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, कोई रोका नहीं है। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को निकालना है, हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको सॉलिनॉइड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम आपको अलग से समझाना चाहेंगे, और वो है सॉलिनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसको हम लोग फिर से कहते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए सॉलिनॉइड में अभी देखिए गैप है ना बीच बीच में, आप सबसे क्लोज सॉलिनॉइड बनाएंगे ना तो सारा टर्न एक दूसरे को टच करेगा, बोलो है ना। हाँ सर। यस सर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स क्लोज होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो कंसिडर द सिचुएशन एंड सी दिस, जो हम लिख रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लेट एनी लॉन्ग solenoid having n number of turns per unit length carrying current I, उसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। चलिए बढ़िया है। अब आप अप्लाई कर रहे हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। भाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर एम्पीरियल लूप चुनना पड़ता है। एम्पीरियल लूप का सिलेक्शन भी गॉसियन सरफेस के सिलेक्शन से मिलता जुलता होता है। मतलब आपको ऐसा एम्पीरियल लूप चुनना चाहिए, सुनिएगा, हम हमेशा दिमाग में इस चीज को रखते हैं एम्पीरियल लूप के सिलेक्शन में। आप ऐसा एम्पीरियल लूप चुनिए कि या तो उसके पोर्शन ऑफ लेंथ के साथ बी फील्ड पैरेलल हो तो थीटा 0 होगा, एंटी पैरेलल हो तो थीटा 180 होगा, या 90 हो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग एरिया भी चुनते थे ना, गॉसियन सरफेस का भी सरफेस चुनते थे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना यहाँ भी उस चीज को जब आप फॉलो करेंगे तो हम एक स्क्वायर एम्पीरियल लूप ऐसे ले रहे हैं। ये रहा मेरे पास एक स्क्वायर एम्पीरियल लूप,
ए पॉइंट, बी, सी, डी। इस स्क्वायर एम्पीरियल लूप का एज लेंथ है मान लो L। अब जरा गौर करो, फिगर्स को देखो, ये करंट अंदर जा रहा था नीचे से बाहर, तो अंदर जाने वाले करंट को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, अंदर जाने वाले करंट को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। ऊपर में करंट अंदर जा रहा था, ऊपर में करंट अंदर जा रहा था, और नीचे में करंट घूम घूम के बाहर आ रहा था। बाहर आने वाले करंट को हम डॉट से दिखा रहे हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. अब जरा इस फिगर पे आप लोग सब कोई रिमार्क कीजिए, समझिए, बताइए जो आप एम्पीरियल लूप चुने हैं ABCD, उसके करंट उसमें अंदर जा रहा ना? हाँ सर। Yes, sir. आपको जो दिख रहा, हम अभी दिखने वाला बात करते हैं। आपको अगर एक बार में एक टर्न में करंट अगर आई था, तो यहाँ पे 3 टर्न तो आपको सीधा दिख रहा है ना? हाँ सर। तो आई 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 बोलिएगा, 3I। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. बस आप चीजों को ध्यान में रखिएगा। हम लोग लूप में A से B चलेंगे, फिर B से C चलेंगे, C से D और D से A, ऐसे चलेंगे। जरा देखना, अप्लाई कर रहे हैं अब इस एम्पीरियल सब। देख, बेफिल्ड का जो लाइन इंटीग्रल है B डॉट dl क्लोज सरफेस पे, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I नेट। अब यहाँ पे जो क्लोज सरफेस पे, क्लोज सरफेस मतलब AB, BC, CD और DA। अच्छा, क्लोज सरफेस हम बोलते हैं ना, ये मेरा मिस्टेक है। हमको हमेशा क्लोज्ड पाथ बोलना चाहिए। क्या बात समझ रहे हो? गलती से निकल रहा है मेरे अंदर से, ठीक है? Yes, sir. तो आप देखो, ये B डॉट dl पहले हम लोग लेंगे A से B तक, फिर हम लोग ये B डॉट dl लेंगे B से C तक, फिर हम लोग ये B डॉट dl लेंगे C से D तक, और फिर हम लोग लेंगे ये B डॉट dl D से लेके A तक। हो जाएगा क्लोज, और सबको इक्वेट करेंगे म्यू नॉट इनटू I नेट से। बोलो समझे? हाँ सर। यस सर। अब हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अंदर का बी फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अगर आप B डॉट dl A से लेके B तक लेंगे, तो क्या लेंथ और बी फील्ड दोनों पैरेलल है? हाँ Yes, सर। Yes, sir. ठीक। yes, sir. अब जरा गौर करो, हम स्लाइड बदलेंगे, हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सो बी केयरफुल। A से B में B और dl दे आर पैरेलल। B से C में B एंड dl दे आर परपेंडिकुलर। देखो, B इधर है, dl ऊपर है, परपेंडिकुलर होगा। हाँ, yes, sir. बाहर में बी फील्ड 0 है या नेग्लिजिबल है, छोड़ दो। फिर देखो D से A, देखो फिर से लेंथ और बी फील्ड परपेंडिकुलर है, हाँ सर, perpendicular. तो केवल इंटीग्रेशन एक जगह होगा, और वो है A से लेके B तक। लेंथ है L के बराबर, लेंथ है L के बराबर। तो भाई अगले स्लाइड में देखिए, हम आपको दो चीज एक साथ दिखाना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ एक बार फिर से लिख लिया जाए क्यों ना, B डॉट dl है A से B तक, फिर से B डॉट dl है B से C तक, वापस से B डॉट dl है C से D तक, और वापस से B डॉट dl है B से A तक, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I नेट। तो ये वैल्यू मेरा आना है B इंटू L, और बाकी ये तीनों वैल्यू आना है 0। इज दिस क्लियर? हाँ सर. यस सर। Yes, sir. अब बात रुका है I नेट को लिखने का। हम एक बार यहाँ पे I नेट लिख देते हैं, अब उसके बाद फिर देख लेते हैं कि I नेट क्या है। तो मेरे पास आया है B डॉट L विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब I नेट देखो हम जो लिखेंगे, फिगर पे गौर कीजिए। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर N यूनिट लेंथ के अंदर का नंबर ऑफ टर्न्स है, तो L लेंथ में कितना टर्न आएगा? क्या N इंटू L आएगा? हाँ सर. And हाँ it's सर। 10 into L। N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो L लेंथ में कितना टर्न आएगा? NL। अब एक टर्न से करंट I निकलता है, तो NL टर्न से टोटल करंट कितना आएगा? NL इंटू I। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? NLI इज द टोटल करंट थ्रेडिंग। Yes, sir. तो आप यहाँ पे लिखे हैं NL इंटू I, दोनों तरफ का L कैंसिल,
तो आपका बेफिल्ड का इक्वेशन हो गया म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको मैग्नेटिज्म में 3-4 जगह बोल देते हैं, डेरिवेशन आएगा ना तो वही आएगा। एक तो रिंग वाला बताए थे और एक आज के डेरिवेशन में ये पकड़ लो, सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट स्टैंड्स फॉर द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बार बार बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I इज द करंट। I इज द करंट। तो जब भी आप इसको यूज करेंगे बार बार आप याद रखें n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये पर यूनिट लेंथ। अब देखो कभी कभी ये नंबर ऑफ टर्न्स दे देता है, लेंथ से डिवाइड करके निकालना पड़ता है, और कभी कभी और भी ट्विस्ट होता है। सुनो, जैसे बोलेगा कि एक सोलेनोइड है भाई 50 सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर का है, और उसमें 400 टर्न्स का 4 लेयर लगा हुआ है। 400 टर्न्स का 4 लेयर लगा है, मतलब एक लेयर में 400 टर्न, फिर उसके ऊपर फिर 400 टर्न, फिर उसके ऊपर 400 टर्न, फिर उसके ऊपर 400 टर्न। तो बता तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना लेगा? 400 लेगा कि 1600? 1600 जानते हो? 1600। हाँ Yes, सर। sir. 1600 लेंथ में है ना सर, चांद 1600 लेंगे यार, एकदम बी लॉजिक। आप एक टर्न में एक लेयर में 400 टर्न लगाए हैं, फिर एक 400, फिर एक 400, फिर एक 400, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो 1600 है ना। हाँ सर। यस। और लेंथ आप लेंगे 50 सेंटीमीटर बोलो या हाफ मीटर बोलो, हाफ मीटर। तो लेयर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेयर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 600 का एक लेयर है और ऐसा 3 लेयर है तो आप 600 लेके सॉल्व कर दिए, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। अब देखो तुम एक वायर को ऐसे इसके ऊपर लपेटा, हम अभी दिखाए थे ना वायर को। हाँ सर। रुको आप दिखाते। तुम देखो वायर को इसके ऊपर लपेटा। अब बताओ कि जो वायर इसके ऊपर आप लपेट के ऐसे एक सोलेनोइड बनाए हैं, क्या उसके अंदर में एयर है कि ये प्लास्टिक है? सब प्लास्टिक है। अच्छा, प्लास्टिक है। अगर हम इसको ऐसे निकाल दें, इससे अगर हम इसको निकाल दें और अब ले, तो क्या इसके अंदर एयर है? एयर है, एयर। तो भाई ध्यान रखना कि जब एयर रहेगा तो ये फॉर्मूला, और अगर कोई और मीडियम है, इफ एनी अदर मीडियम इज प्रेजेंट, देन बेफिल्ड आपको उस मीडियम के साथ लिखना पड़ेगा, मतलब म्यू नॉट के साथ आपको म्यू आर भी लेना पड़ेगा। Mu r is called relative permeability of that medium, ठीक है। Mu r is called relative permeability of that medium, where mu r is relative permeability of medium। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई और मीडियम रहेगा तो उसका जो भी रिलेटिव परमेबिलिटी रहेगा, यू हैव टू कंसीडर दैट आल्सो। इज दिस क्लियर? सर। हाँ बोलो ना सर वो वहाँ पे लिख दीजिए ना सर, फॉर एयर सब ब्रैकेट डाल के। If air is inside solenoid, अगर सोलेनोइड के अंदर उस समय एयर है तो आप ये लेके चलेंगे, अगर कोई दूसरा मीडियम मौजूद है तो ये लेके चलेंगे। बोलो सही है ना? हाँ सर। चलो ठीक। अच्छा, एक और पीछे वाले फिगर पे जाया जाए। हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाले हैं वो इस सोलेनोइड के अंदर है, विच इज यूनिफॉर्म। देखने में भी लगा यूनिफॉर्म, और फॉर्मूला में आया म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई में ना आई बदलेगा, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बदलेगा, ना म्यू नॉट बदलेगा। सो इट इज अ कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? हाँ सर। यस सर। लेकिन कभी कभी अटपटांग क्वेश्चन सेट होता है और वो बोलता है सोलेनोइड के एक एंड पे बात करो,
जब आप सोलेनोइड के एक एंड पे बात करते हैं तो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होने लगता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा दूर होगा तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घटने लगेगा। घट जाएगा, घट जाएगा। तो जब आप किसी सोलेनोइड के एक एंड पे बात करते हैं, एट वन एंड ऑफ सोलेनोइड, याद रखिएगा यही मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता है म्यू नॉट Ni/2। जब आप किसी सोलेनोइड के एक एंड पे बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लो विद दिस फिगर के साथ दिमाग में बैठा लो। सोलेनोइड का मतलब क्या होता है? तो एक तरह से बोला जाए तो स्प्रिंग टाइप अरेंजमेंट, जिसमें टर्न्स के हिसाब से करंट अंदर बाहर ऐसे करेगा। जब हम करंट इसमें फ्लो कराएंगे तो करंट हर एक पोर्शन एक सर्कल या सर्कुलर लूप की तरह काम करता है। तो हर पोर्शन का अपना बी फील्ड बनता है, हर पोर्शन का अपना बी फील्ड बनता है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो बी फील्ड का एक डायरेक्शन आएगा, आइदर राइट से लेफ्ट होगा या लेफ्ट से राइट होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि करंट किधर से अंदर और किधर से बाहर जा रहा। बोलो समझा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। जब भी हम लोग किसी लॉन्ग सोलेनोइड का बात करते हैं, जब भी हम लोग किसी लॉन्ग सोलेनोइड का बात करते हैं, उसके अंदर का बी फील्ड यूनिफॉर्म होता है। एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, where mu naught is for air, n is the number of turns per unit length, and I is the current. Is this clear? Yes. हर एक सोलेनोइड का दोनों एंड मैग्नेट के दो अपोजिट पोल्स की तरह काम करता है। एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करता है, तो जिस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेगा वो साउथ पोल है, और जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा वो नॉर्थ पोल है। ठीक है। अगर कभी पूछा जाए कि सोलेनोइड के एक एंड पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का आधा होगा, म्यू नॉट Ni/2, म्यू नॉट Ni/2। क्या बोलो, सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो बढ़िया। तो सोलेनोइड पे बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा। सो बी केयरफुल, ओके। सोलेनोइड पे क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास सोलेनोइड का अगला भाई नाम है टोरॉइड। टोरॉइड का मतलब क्या होता है? सामने है फिगर, इसको अच्छे से देख लीजिए। टोरॉइड का मतलब होता है कि आप एक लंबा सा वायर ले लीजिए ऐसे सोलेनोइड का, और उसको ऐसे घुमा के सर्कल बना दीजिए। देख लीजिए, समझ में आ रहा है? यस सर। फिर से एक लंबा सा सोलेनोइड है, उसको ऐसे घुमा के सर्कल बना दिए, ऐसे 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 टर्न्स घूमेगा। बोलो ठीक है? अच्छा, हाँ ये समझ गए। ये है तुम्हारा टोरॉइड। अब टोरॉइड में मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपको फिगर दिखाया जा रहा है कि आप इस ब्रांच से करंट को अंदर भेजिए। जब आप इस ब्रांच से करंट को अंदर भेजिएगा तो इस जगह पे करंट अंदर जाएगा, फिर यहाँ बाहर आएगा, फिर यहाँ अंदर जाएगा, फिर यहाँ बाहर आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर, अंदर और बाहर। मतलब हर इस पोर्शन पे करंट अंदर जाएगा। सर एक बार हाथ करके दिखाइए ना। एकदम दिखाते। देखो यहाँ से आया करंट अंदर गया, फिर उधर से बाहर आया, इधर से आया ऐसे करंट अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर आया। समझे? यस सर, समझ गए। ऐसा, ठीक है। और हर ऊपर वाले एंड पे ये करंट बाहर आ रहा है, हर ऊपर वाले एंड पे ये करंट बाहर आ। अच्छा, ये ब्लू कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर, एकदम सर। ये ऐसा करंट यहाँ बाहर आ रहा है। थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, सो बी केयरफुल। ठीक है। और फिर ऐसे निकलेगा, इधर से ऐसे करंट बाहर आ जाएगा। बोलो सही है? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अपने राइट हैंड के फिंगर को घुमाओ, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। क्या थंब ऐसे ऐसे चल रहा है? हाँ सर। यस सर। क्लॉकवाइज घूम रहा है थंब की एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है थंब? इसका मतलब इसके अंदर इस डायरेक्शन में एक बी फील्ड तो बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर जगह इस डायरेक्शन में बी फील्ड तो बना ही सकते हैं। हाँ सर। चलो बढ़िया।
अब हम यहाँ पे टॉरवाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए 3 अलग अलग पॉइंट पे जिक्र किया जाता है। 3 अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें 2 आंसर 0 है। ठीक है, एक पे कैलकुलेशन बेस्ट होता है। तो चलो पहले हम लोग है ना सारा पॉइंट्स देख ले जहां मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए या होता है। एक पॉइंट हम लोग यहां लेंगे, ये मान लो पॉइंट है P1। इसका जो डिस्टेंस है वो a रेडियस से छोटा है। इज दिस क्लियर? फिर एक पॉइंट हम लोग एकदम बाहर लेंगे P2। इसका जो डिस्टेंस है वो b से भी बड़ा है। b से बड़ा होने का मतलब एकदम बाहर हो गया, बोलो सही है? हाँ सर। यस सर। और एक पॉइंट हम लोग मान लो जैसे यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं P। इसका जो डिस्टेंस है, ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। a से बड़ा है, b से, अच्छा छोड़ो, तुम मेरा कैलकुलेशन छोड़ दो, अपने से थोड़ा लॉजिक लगाओ। P1 और P2 पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 0 या नॉन 0? 0 होगा। जो होगा वो केवल इसके अंदर होगा। अब 0 क्यों होता है, हम आपको P1 पॉइंट पे आप बनाइए एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप। तो अब आप देखिए, और मेरी बातों का कैलकुलेशन में है ना, अब आप यूज देखिए इसका अच्छे से। फर्स्ट में एट पॉइंट P1 कहने का मतलब R लेस देन A। जब आप यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाते हैं, तो उसके अंदर में कोई करंट है ही नहीं। देखो गौर से, देयर इज नो करंट थ्रू एम्पीरियन लूप। तो अगर मेरा I का वैल्यू 0 है तो याद रखना B फील्ड भी 0 है। I का वैल्यू 0, B फील्ड भी 0, खत्म P1 पॉइंट। तो सर जरा P2 पकड़ लीजिए, सर P2 पकड़ लीजिए, बिल्कुल P2 पकड़ लेते हैं। P2 से ड्रॉ कर लो एक ऐसा एम्पीरियन लूप। ठीक है, अब जरा P2 पे जो एम्पीरियन लूप आप बनाए हैं उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए। क्रॉस की वजह से जितना करंट अंदर जा रहा है, डॉट की वजह से उतना ही करंट बाहर आ जा रहा है। हाँ सर। तो क्रॉस की वजह से जितना आई अंदर, डॉट की वजह से उतना ही आई बाहर। तो क्या नेट करंट थ्रेडिंग फिर से 0 हुआ? यस सर। एट पॉइंट P2 जिसका रेडियस B से बड़ा था, I नेट इज 0। ठीक है, इस केस में फिर से हम लोग बात करेंगे तो B फील्ड कितना होगा? 0। तो 2 पॉइंट जो एकदम अंदर है, अंदर कहने का मतलब टॉरवाइड में A रेडियस के भी अंदर, वहां भी 0, और जो एकदम बाहर है वहां भी 0। जो बच गया है वो बस इसके अंदर बचा है। ठीक है, चलिए यहाँ भी एक एम्पीरियन लूप बना लीजिए ना। ये जो आपको दिख रहा है डीप ब्लू से, उसी को एम्पीरियन लूप मान लीजिए। ये हम लोग के पास है सर्कुलर एम्पीरियन लूप। ये हम लोग के पास है सर्कुलर एम्पीरियन। जरा सुनना, स्लाइड बदलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जरा गौर करना। इसका रेडियस है R। तो बी फील्ड का अगर हम किसी भी पॉइंट पे तुमसे बात करें तो बी फील्ड क्या लेंथ के साथ पैरेलल है? हाँ सर। हर जगह बी फील्ड जो है वो पाथ के टेंजेंट ही चलेगा। जो आप अंदर में एम्पीरियन लूप चुने हैं ना, उसके साथ टेंजेंट रहे। तो वापस से बोलो तो बी और डीएल के बीच का एंगल है 0 डिग्री, बोलो सही है? यस सर। तो आप यहाँ पे लगाएंगे बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल और उसी को म्यू नॉट इंटू आई नेट से इक्वेट करेंगे। अच्छा फिर से, क्या इसके थ्रू आई नेट 0 नहीं होगा? ये वाला एम्पीरियन लूप लेंगे तो आई नेट नहीं सर। नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा? सिर्फ अंदर वाला सर। वेरी गुड, वेरी गुड। केवल क्रॉस वाला करंट इसके अंदर है, डॉट वाला तो बाहर हो गया। बाहर जा रहा है। हाँ
ये सब बाहर है। इसके अंदर में कितना करंट है? तो केवल क्रॉस वाला इसके अंदर है, बोलो सही है ना? यस सर। उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बचता है। तो चलिए भाई थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। थर्ड, कंसिडरिंग एनी पॉइंट P, कंसिडरिंग एनी पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट मान लेते भाई, कंसिडरिंग एनी पॉइंट P जो A से बड़ा और B से छोटा रेडियस रखता है। ऐसे केस में यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B फील्ड ओवर दैट क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे, B डॉट dl साथ में cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट number of turns enclosed into current in one turn I। यहां से आप B को बाहर ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन करो dl का म्यू नॉट, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स लिखना है टोटल और साथ में लिखना है I, ठीक है। अभी जरा रुकते हैं, हम आपको है ना फिर से फिगर पे लिए चलते हैं, वहां कुछ समझाते हैं। जैसे सोलेनोइड में आप पढ़े हैं स्मॉल n किसके लिए स्टैंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वेरी गुड। टॉरॉइड में भी सेम पैरामीटर रखा जाता है, स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो क्या मेरे टॉरॉइड का टोटल लेंथ 2πr है? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखने के लिए स्मॉल n को पूरा लेंथ 2πr से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ सर। तो हमारे पास डाटा हो गया n इंटू 2πr। अब यहाँ देखो, जब हम लोग इस dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी आएगा 2πr, पूरा क्लोज पाथ पे इंटीग्रेशन 2πr, म्यू नॉट n 2πr एंड I, दोनों तरफ का 2πr कैंसिल, तो आपके बेफिल्ड का वही इक्वेशन आया जो सॉलिनोइड में था। बेफिल्ड का वही इक्वेशन है जो सॉलिनोइड का है। तो देखो किसी भी टॉरॉइड के लिए अगर आप बात करेंगे ना, फॉर एनी टॉरॉइड, याद रखो कि बीफिल्ड जब उसके अंदर में एयर है तो इक्वेशन होगा म्यू नॉट एन आई। अगर कोई मीडियम हुआ, अगर बीफिल्ड किसी मीडियम के ऊपर वहां बन गया है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर और साथ में एन आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक दो चीज आपको समझाते हैं, आप समझिएगा। तो अच्छा, आप टॉरॉइड का रेडियस लेंगे क्या? आप टॉरॉइड का रेडियस क्या लेंगे जरा सोचिए तो आप देख के। अरे भाई उसका इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, तो आप टॉरॉइड का रेडियस क्या लीजिएगा? a लीजिएगा, b लीजिएगा, क्या कीजिएगा? जब आपको टॉरॉइड के रेडियस, गलती हो गया, b माइनस a तो बीच का गैप हो गया। आप a और b का बीच ए लेंगे, बोलो ना मीन लेंगे। यस सर, मीन a और b का मीन लेंगे, प्लस b बाई 2। हाँ a प्लस b बाई 2। आप जो b माइनस, आप लोग जो b माइनस a बोल दिए वो तो ये हो गया। आपको तो रेडियस चाहिए मतलब ये चाहिए, तो आप a और b का मीन लेंगे। इसलिए कभी कभी आपको टॉरॉइड के रेडियस का जरूरत पड़ता है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। तो जब भी आपको टॉरॉइड के रेडियस का जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए, हमेशा ध्यान रखना रेडियस के लिए आप a और b का मीन लेंगे, ठीक है। रेडियस के लिए a और b का मीन लेंगे। आप यहाँ पे स्मॉल n को भी एक टर्म में देख ले, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर दिया है तो वेल एंड गुड है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लें
और इस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आप उसके पूरे लेंथ से डिवाइड कर दें। पूरा लेंथ क्या 2 पाई a प्लस b बाई 2 लेंगे। यस ये समझा क्या? 2 पाई a प्लस b बाई 2। हाँ हाँ सर, सर, रेडियस की जगह डाल दी। हाँ, रेडियस की जगह डाल। तो आपका टॉरवाइड और सोलेनोइड बहुत इजी है। आपको है ना इतना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ना, ये सब इतना इजी इसलिए हो गया है क्योंकि आप एम्पियर सर्किट और लॉ से बना रहे हैं। नहीं तो अगर आप इंटीग्रेशन से जाएंगे तो दिस इज मच मोर डिफिकल्ट कंपैरिजन टू प्रीवियस वन, जो पहले आप बना रखे हैं उससे भी ये डिफिकल्ट। इसीलिए तो यहाँ पे एम्पियर सर्किट और लॉ इज मोर यूजफुल, इसलिए यहाँ पे ये ज्यादा काम आता है एम्पियर सर्किट और लॉ से बनाना। तो देखो भाई, अभी तक का जो डिस्कशन किया उस हिसाब से अगर तुम चलो तो तुम्हारे पास कुल मिला के 3-4 मैग्नेटिक फील्ड, 3 मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन आपसे बारी बारी से हो चुका। एक था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, जो पहले से भी आप पढ़ रखे थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r, लेकिन आज है ना देखिए बस 4 लाइन के अंदर आपका आंसर है। दूसरा जो आप डिस्कस कर रहे थे, दूसरा जो आप डिस्कशन किए वो था हम लोगों का सोलेनोइड में। सोलेनोइड क्या होता है, कैसे काम करता है, सब चीज आपको बता दिया गया। इसका रोल क्या है, इसमें टर्म्स का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ यूनिफॉर्म कहाँ नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये सब। तो इस केस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आया है म्यू नॉट एन आई, मीडियम रहेगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई, अगर इंड पे बात होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। फिर आपके पास था सोलेनोइड, फिर आपके पास था टॉरवाइड। टॉरवाइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यहाँ पूछेंगे तो 0 है, यहाँ पूछेंगे 0 है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम आता है जैसा कि सोलेनोइड केस में था म्यू नॉट एन आई। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। चलो बढ़िया। यस सर सारा का सारा डाटा एकदम याद रखना, ठीक है। और अब आप इंटर कर रहे हैं एक अगले सेक्शन में, ये 4th पोर्शन है। हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है जिसका मैग्नेटिक फील्ड आप लिखे हैं, आप पहले भी लिखे करंट कैरिंग वायर, ये तीसरी बार आपके सामने, तीसरी बार, ठीक है। पहली बार इंटीग्रेशन से बनाए, जैसे ही बायोट सावर्ट लॉ स्टार्ट किए पहला एप्लीकेशन में यही था कि कोई एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एंड द फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई d ब्रैकेट में sin phi 1 प्लस sin phi 2। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। फिर आज भी आप देखें, जैसे ही आप एम्पियर सर्किट लॉ स्टार्ट किए फिर से आ गया कि हाँ भाई किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालो, एंड द फॉर्मूला इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। सही है? यस सर। और अभी फिर से तुम्हारे सामने एक बार और है कि भाई हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, लेकिन इसमें थोड़ा एक अंतर है ये वर्ड। इस बार जो तुम्हारे पास करंट कैरिंग वायर है वो प्रीवियस दोनों वायर से थोड़ा अलग है। प्रीवियस दोनों वायर है ना एकदम पतला था, जिसके थिकनेस के बारे में हम लोग कोई चर्चा नहीं करते थे। देखो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला वायर, ऐसे देखो हम व्हाइट में दिखाते हैं, हो सकता दिख जाए, ये दिख रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसका थिकनेस का कोई चर्चा नहीं होता था, जो होता था इसके बाहर का बात होता था। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड, ना सरफेस का बात हुआ ना अंदर में बात हुआ, कारण इसका थिकनेस ही नहीं है, इसका थिकनेस नेग्लेक्ट है। लेकिन अगर हम यही डिस्कशन आपके पास इस पर्टिकुलर केस में करें तो इसका तो कुछ थिकनेस है ना, हाँ सर। तो वैसे केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का आपसे चर्चा किया जाए, तो आपको फिर से ये पूरा डेरिवेशन 3 पार्ट में करना पड़ता है। एक, कंडक्टर के बाहर, दूसरा कंडक्टर के सरफेस पे, और तीसरा कंडक्टर के सरफेस के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आप मेंटली उसका एक फिगर दिमाग में रखें कि आपके पास एक थिक वायर होगा, थिक स्ट्रेट कंडक्टर होगा जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा होगा। आई करंट यूनिफॉर्म है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट आई तुम्हारी तरफ निकल रहा है। अगर हम करंट को निकलता हुआ दिखाना चाहें तो यहाँ पे डॉट मार दें कि भाई यहां से करंट निकल रहा, बोलो सही है? करंट इससे निकल रहा है, ये थिकनेस से पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्म करंट है ना, ऐसे बाहर आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोगों को 3 अलग अलग पॉइंट पे डिस्कशन को कैरी करना पड़ता है। एक पॉइंट बाहर होगा, एक पॉइंट सरफेस पे होगा और एक पॉइंट अंदर होगा।
सरफेस बाहर वाले के लिए आंसर वही आएगा जो पहले कर रखे थे। कारण क्या है, बहुत सिंपल है। आप देखिए, आप जब सरफेस से बाहर वाले पॉइंट का रेडियस आर लेंगे तो ये रहा हमारे बी फील्ड का लाइन इंटीग्रल बी इंटू 2πr, और क्या टोटल करंट आई उससे निकल रहा है? हाँ सर। यस सर। तो बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। जैसे आप पहले निकाल के रखे थे μ0/4π 2I/r, वही आएगा। सरफेस पे भी ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं होता, बस स्मॉल आर जो है वो सरफेस का रेडियस तक का वैल्यू हो जाता है, आर हो जाता है, रेडियस हो जाता है। जो बदलाव है वो सब अंदर होता है। अंदर क्यों बदल जाता है? अंदर इसलिए बदल जाता है कि अंदर में जब आप कोई एम्पीरियन लूप लीजिएगा ना तो पूरा करंट उससे नहीं निकल रहा। देखो, कुछ करंट बाहर है, कुछ करंट उससे अंदर से निकल रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको तो बस वही करंट ना पकड़ना पड़ेगा जो अंदर में है इसके, आपको बाहर वाला तो लेना नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, डेरिवेशन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मान लीजिए सरफेस के बाहर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग P1 कह देते हैं। ठीक है ना? लेट एनी पॉइंट P1 जिसका r जो है वो इसके रेडियस से बड़ा है, इसके रेडियस से बड़ा है। जैसे ही हम लिखेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन r, आपको समझ में आना चाहिए सरफेस के बाहर बात हो रहा है। बोलो, सही जा रहे हैं? हाँ सर। यस सर। यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएं, आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएं। जब आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाएं तो B डॉट dl will be equals to mu naught into I net। अच्छा, हम एक बात बोलते हैं आपसे, अब हम बार बार इस चीज का डिस्कशन नहीं करेंगे कि देखो जी B जो है वो dl के साथ लेंथ के साथ पैरेलल है तो थीटा 0 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा। क्यों नहीं हम उसके जगह पे डायरेक्ट आपको B इंटू dl और cos 0 लिख ही देंगे, समझ जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। म्यू नॉट इंटू आई, इसमें से आप B को कर लो बाहर और इंटीग्रेशन कर दो dl को। अच्छा, टोटल करंट I ही है, dl का इंटीग्रेशन कर लिए टोटल पाथ पे तो 2πr हो गया। म्यू नॉट इंटू आई है तो हमारे B का वैल्यू हो गया, B is equal to mu naught by 2I/r। हाँ, तो इसको जैसे हम लोग अपने फॉर्म में लिखते हैं वैसे लिख देते हैं, म्यू नॉट बाई 4π 2I/r। वही होता है जो पहले हम लोग निकाल रखे थे, वही होता है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, तो इतना बहुत है। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, अगर हम लोग सरफेस पे बात करें, सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे हम भी कोई ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अगर आप सरफेस पे बात करते हैं तो स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा। जब आपका स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4π 2I/r, बस हो गया। म्यू नॉट बाई 4π 2I/r, 4π 2I/r। समझ में आ रहा हम क्या लिखें? हाँ सर। यस। म्यू नॉट बाई 4π 2I/r। हाँ, बस एक चीज बात करना, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। मतलब किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैक्सिमम होता है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर थिक वायर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैक्सिमम होता है। अब जरा एक बात सुनो, करंट आ रहा तुम्हारी तरफ, करंट आ रहा तुम्हारी तरफ, करंट आ रहा तुम्हारी तरफ, तो बताओ जरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में होगा? हाँ सर। क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा? अरे यार, टेंजेंट बना रहे हैं। हाँ सर। यस सर। यस सर। अरे सन्नाटा तो ऐसे छा जाता है जैसे कौन दूसरा दुनिया का बात हो रहा है। हाँ सर, इसका टेंजेंट होता है। ये सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ बताएंगे इधर हो जाएगा। यस सर। तो कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बना दो, और मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट बाई 4π 2I/r मैक्सिमम। ठीक है, कोई भी थिक वायर अगर करंट को कंटेन कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है? सरफेस पे। सरफेस पे। कितना होता है?
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/r। वेरी गुड। चलिए आइए आपका वेलकम है एक नए डेरिवेशन में। तो देखिए हम लोग इस बार बात करने जा रहे हैं इनसाइड द सरफेस। चलिए जी, टोटल करंट आई आ रहा है। हम अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे कि हाँ भाई टोटल करंट आई आ रहा है, तो उसका ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे एम्पीरियल लूप के बाहर है, लेकिन कुछ हिस्सा कुछ करंट एम्पीरियल लूप के अंदर भी। ये हमारे पास है सर्कुलर एम्पीरियल लूप। आप एक पॉइंट कंसीडर कर रखे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को आप नाम दे देते हैं P3। ठीक है, ध्यान से देखना। कंसिडरिंग एनी पॉइंट P3, इस बार जो रेडियस है वो कैपिटल R से छोटा है, मतलब उस पॉइंट P3 का जो डिस्टेंस है वो सरफेस के रेडियस से छोटा है, तो सरफेस के अंदर है पॉइंट। ऐसे केस में अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपका है B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट थ्रेडिंग। इस बार ध्यान है ना, इस पे ज्यादा रखना। B डॉट DL वाला हिस्सा तो अब कोई काम का ही नहीं है, हम एक ही बार में चाहेंगे तो उसको ऐसे करके सीधा लिख देंगे। मेन काम का हिस्सा वो आई नेट है कि आखिर इसके अंदर से यहां भाई यहां से कितना करंट निकल रहा है, इसके बारे में चिंता करो, इसके बारे में चिंता करो। सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर। रुक जाओ, अब बोलो। यस सर। सब कोई अपना पूरा ध्यान यहां लगा। देख क्या किया गया। सबसे पहले टोटल करंट को टोटल एरिया से डिवाइड कर दिए, तो क्या ये करंट पर यूनिट एरिया हो गया, जिसको आप जे कहते हैं। यस सर। और फिर जितने एरिया से आपको करंट चाहिए था उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। करंट पर यूनिट एरिया को उस एरिया से मल्टीप्लाई किए जिसका करंट आपको चाहिए, इतने एरिया से मल्टीप्लाई किए। बोलो समझ में आया? यस सर। क्या Yes, सबको sir. समझ में आया? किसी को भी डाउट हो प्लीज से दैट, क्योंकि यही वो डेरिवेशन। हम आपको क्या बोले, पहला दो डेरिवेशन तो पहले से किया हुआ है, ये नया है आपके लिए। तो भाई ये पाई और पाई कैंसिल, यहां लिख दिए B डॉट 2 पाई R म्यू नॉट I स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये स्मॉल r से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बेफिल्ड का इक्वेशन हो गया म्यू नॉट बाई 2 पाई I डॉट स्मॉल r बाई R स्क्वायर। बोलो समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई I इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R स्क्वायर। सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई कैपिटल R, और सरफेस के बाहर होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई स्मॉल r। क्या बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये इक्वेशन में कहीं किसी को दिक्कत? No, sir. नहीं। नो सर। अब यहाँ देखो, एट एक्सिस अगर आप बात करते हैं, एक्सिस का मतलब है यहाँ वाला पॉइंट, एक्सिस पे तो R जीरो होता है, r 0 तो बेफिल्ड जीरो होता है। अब आप जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाएंगे, स्मॉल r बढ़ेगा, और स्मॉल r बढ़ेगा तो बेफिल्ड भी बढ़ेगा। सही जा रहे हैं? हाँ सर। ठीक। अब एक लास्ट 2 मिनट और आपका, और वो 2 मिनट है आपके पास ग्राफिकल वेरिएशन के लिए। देखिए, जब हम लोग इनसाइड में बात करते हैं अंदर, तो मेरा इक्वेशन था म्यू नॉट बाई 2 पाई I इंटू स्मॉल r बाई कैपिटल R। इक्वेशन से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि स्मॉल r के साथ प्रोपोर्शनल है। जब आप पहुंचे सरफेस पे, तो बेफिल्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई
2i बाई कैपिटल आर। इससे ज्यादा जरूरी ये सीखना है कि ये मैक्सिमम है। और थर्ड, जब आप आउटसाइड में बात किए, सरफेस के बाहर बात किए, तो ये क्वेश्चन था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई स्मॉल आर। ज्यादा जरूरी ये है, ये पता रखना कि ये आर के साथ इनवर्सली है। इन तीनों ही बातों को बताना। सेंटर से चलना स्टार्ट किए, एक्सिस से चलना स्टार्ट किए, जब हम एक्सिस से चलेंगे ऐसे सेंटर से सरफेस तक पहुंचेंगे, सरफेस के बाद बार 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 जाएंगे। कोई बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कैसे वैरी करेगा? पहले इंक्रीज करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद सरफेस के बाहर घटेगा, सरफेस से डिक्रीज करेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको अगर बी फील्ड को अगर आप आर के साथ प्लॉट करते हैं, ये 0 है, मान लीजिए ये सरफेस पे है और फिर आप सरफेस के बाहर हैं, तो एक्सिस से लेके सरफेस तक स्ट्रेट लाइन और फिर सरफेस के बाहर इनवर्सली। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का यहां तक का डिस्कशन। बोलो जी, किसी को कोई डाउट कहीं कोई पॉइंट में? नो सर। अगले दिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो याद रखना कुछ ऐसा पॉइंट्स होगा जो इनके बेसिस पे होगा और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवर। ये सब कुछ जो आपके सामने बताया जाता है ना, उसमें हर 2 तरीके का पार्ट चलता है। एक होता है डेरिवेशन सेक्शन जो आपका बेसिक्स है, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप करेंगे क्या। और फिर आता है आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ये सब चीज पे ध्यान रखा जाता है। जब हम लोग अगले दिन जाएंगे, आज आपका जो करंट था वो यूनिफॉर्म था। आज आपका जो करंट था वो यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म करंट कहने का मतलब है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह से इक्वल। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म करंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो नेक्स्ट, हाँ, तो उस समय हम लोगों को करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में चीजें डिस्कस करनी है, तो अगले दिन उससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ेंगे, इतना देख के रखना, ठीक है। और अगले दिन जब बैठना फॉर्मूला सारा देख के रखना, इससे आगे, ठीक है। थैंक यू। HC वर्मा में कहाँ तक सॉल्व करेंगे? एचसी वर्मा में आप ऑलमोस्ट है ना पहला वाला पूरा सेक्शन बना सकते हैं। जो एचसी वर्मा में 2 पार्ट में दिया हुआ, एक है करंट कैरिंग कंडक्टर और एक है चार्ज पार्टिकल। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स है, इसलिए हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है जो मिक्स है बीच में, वो है चार्ज पार्टिकल का मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा, तो Yes, sir. आप है ना, आप हमको है ना उसका फोटो क्लिक करके है ना सेंड कर दीजिए, हम उसमें आपको टिक करा देंगे। ओके।